11th 12th में मेरा ऑप्शनल फिजिकल एजुकेशन था। मैंने यही सोच के लिया था कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कंप्यूटर साइंस का ऐसे कुछ बैकग्राउंड नहीं था मेरा। और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग वेब डेवलपमेंट के पीछे पड़े, कोई वेब डेव करता है, कोई ऐप डेव, और वेब डेव में स्पेसिफिकली मन स्टैक कर रहे हैं लोग। तो व्हाट्स योर व्यू? गिटहब के लिए आई वुड सजेस्ट यू, एक कुणाल कुशवाहा की यूट्यूब पर वीडियो है, तुम वो देख सकते हो। एक फ्री कोड कैंप की वीडियो है, तुम वो देख सकते हो। बाकी एक बार वीडियो तो देख ली तुमने, उसके बाद प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो हेलो, आई एम प्रीटी श्योर कि मैं अकेला ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसने इंजीनियरिंग में आकर सोचा होगा कि मुझे जीसॉक कभी ना कभी क्रैक करना है। ये हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि मुझे कभी ना कभी जीसॉक क्लियर करना है, स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का। पर सबका कुछ ना कुछ इशू रहता है कि किसी के पास टाइम कम रहता है, किसी को प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिलता है। सो टुडे वी हैव विद अस अ गेस्ट हु हैज क्रैक्ड जीसॉक। So today we have with us R.N. Nanda, who has cracked GSOC in his second year of engineering. और वो वहाँ तक ही नहीं रुका, उसने थर्ड ईयर में आने के बाद गूगल में इंटर्नशिप भी क्रैक किया है। सो हाय भैया, हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम, इट्स आवर प्लेजर। So hello, myself Mukul Thanorkar. I'm a final year IT student at VGT Mumbai, and let's dive into this video. So we'll try to make this video in two parts. So पहले पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा हम लोग फोकस करें GSOC पर, and in second part we will try to focus more on Google internship part. So let's start with the questions. So first question is, tell us about your journey. कॉलेज में आने से पहले भी और कॉलेज में आने के बाद भी आपने क्या किया? ओके, सो 11th 12th में मेरा ऑप्शनल फिजिकल एजुकेशन था। मैंने यही सोच के लिया था कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कंप्यूटर साइंस का ऐसे कुछ बैकग्राउंड नहीं था मेरा। बट कॉलेज आने से जस्ट 2 मंथ्स पहले मैंने कोडिंग निंजास का एक कोर्स है C++ DSA का, वो मैंने कोर्स परचेज़ किया था। मुझे डिस्काउंट में पड़ा था वो कोर्स, तो उसमें मैंने पहले C++ का स्टार्ट किया। कॉलेज आने तक मेरा C++ का पोर्शन ख़त्म हो गया था। पर कॉलेज आने के बाद जो मेरी पेस थी, जो मैंने 2 मंथ में C++ पूरा ख़त्म किया, वो बिल्कुल ऐसे स्लो हो गया, मतलब ऐसे खिंच गया, क्योंकि क्लासेस भी होती थी। तो DSA मेरा काफ़ी स्लो हुआ उसके बाद। पर फर्स्ट ईयर में मैंने DSA स्टार्ट कर दिया था। रिकर्जन, ऊप्स का बेसिक्स, वो सब मेरे टॉपिक्स कवर हो गए थे। उसके बाद फर्स्ट ईयर में मैंने, जो कॉलेज में काफ़ी ग्रुप्स रहते हैं, वो सब मैंने ज्वाइन किए। जो हम जूनियर्स के लिए सीनियर्स ऑर्गेनाइज वर्कशॉप कराते हैं, तो वो डिफरेंट वर्कशॉप्स मैंने अटेंड करी। उससे मतलब काफ़ी, मतलब ऐसे माइंड ओपनिंग टाइप ऑफ थिंग थी, क्योंकि काफ़ी कुछ नया डिफरेंट डोमेन्स के बारे में सीखने को मिला। फर्स्ट ईयर में ही मैंने एक वर्कशॉप के बाद अपने एक मेंटर के अंदर प्रोजेक्ट किया था। उसके थ्रू मुझे गिटहब के बारे में काफ़ी अच्छा सीखने को मिल गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो गिटहब में काफ़ी प्रॉब्लम आती है जो न्यू जॉइनर्स होते हैं। तो मुझे उस प्रोजेक्ट के थ्रू गिटहब में पूरा ऐसे क्लैरिटी आ गई कि कैसे हम सब कुछ करते हैं गिटहब में। तो उसके बाद जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो हमारे कॉलेज में एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप के अंदर मैंने प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था। एकलव्य नाम से वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो एक हमको मेंटर असाइन हुए थे जो सीनियर्स थे। मैंने वो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था। इट वाज बेस्ड ऑन ML। सो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद मुझे ML की अच्छी नॉलेज हो गई थी। उसके बाद फिर दिसंबर सेकेंड ईयर का टाइम आ गया, तब मैंने GSOC में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखना स्टार्ट कर दी। और उसके बाद मई में रिजल्ट आता है, मई स्टार्ट में, कि मैं GSOC हो गया। तो जून जुलाई का टाइम वही GSOC का प्रोजेक्ट करने में गया और इंटरव्यू प्रेप में गया। उसके बाद जून जुलाई के बाद जब इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हुआ, तो गूगल हमारे कॉलेज में, मतलब हमको भी काफ़ी सरप्राइज था कि आई कॉलेज में पहले ऑन कैंपस, और सेकंड कंपनी थी। तो सेकंड कंपनी में ही मेरा मतलब हो गया टेक्निकल राउंड और सब कुछ, तो आ गया कि गूगल में मेरा क्लियर हुआ है। तो अभी करंटली, क्योंकि मेरा ML डोमेन है, तो अभी मैं डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, और बाकी भी जो डोमेन्स रहते हैं मैं वो भी कवर कर रहा हूँ, जो कोर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट करता है। या वेरी नाइस आंसर। सो हम लोग को जर्नी के बारे में पता चला कि उसने कैसे C++ स्टार्ट किया पहले से, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कॉलेज में आने के बाद स्टार्ट करते हैं C++, और फिर उसमें ही पूरा साल उसमें निकाल देते हैं, और फिर DSA में थोड़ा लेट हो जाता है कि DSA स्टार्ट करने में हम लोग सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ रियली गुड पॉइंट कि आप C++ अगर 2 महीने में ही कर देते हो, जो आपके पास टाइम रहता है कॉलेज में आने से पहले, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो या जब हम डिस्कस करने वाले GSOC, तो आई वुड लाइक यू टू डिस्क्राइब कि GSOC है क्या, मतलब जिसको पता नहीं है GSOC के बारे में। तो या सो GSOC इज गूगल समर ऑफ कोड। मतलब ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तुम समझ सकते हो, जैसे कंपनीज रहती है, पर ये कंपनीज नहीं है, ये ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोजेक्ट्स पिच करती है गूगल को कि
मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, उसने बोला मेरे 10 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे अंदर, ये 10 प्रोजेक्ट में पिच करना चाहती हूँ गूगल समर ऑफ कोड में, और हम एज ए डेवलपर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम बोलते हैं कि हमने इन प्रोजेक्ट्स पर, मुझे मान लो एक प्रोजेक्ट अच्छा लग गया तो मैं बोलूंगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, मैं अपने जो प्रोजेक्ट के मेंटेनर है उनको मैं बोलूंगा डेट आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट इन गूगल समर ऑफ कोड, मैं उनको रिसर्च करके दूंगा कि उन्होंने तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी ना, तो अब मैं बताऊंगा उनको कि मैं कैसे करने वाला हूँ वो प्रोजेक्ट। तो वो मैं कैसे बताऊंगा, वो मैं एक प्रपोजल पूरा बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, टाइमलाइन में कितने एक वीक में क्या करूंगा, तो वो सब मैं उस प्रपोजल में डिस्क्राइब करूंगा। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है बहुत सारे डेवलपर्स तो जो चाहते हैं उनको वो प्रोजेक्ट मिले, तो लास्ट में मेंटेनर उन सबकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं और देखते हैं कि वो प्रपोजल कितना अच्छा है, उसके बेसिस पर वो एक प्रोजेक्ट के लिए एक कंट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करते हैं। तो एक जीसॉक में काफी रहता है कि अगर हम सिलेक्ट हो गए तो सबको लगता है हम गूगल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, गूगल में नहीं करते हैं। तो वी आर जीसॉक के जो मेन पेज है उसमें लिखा हुआ है गूगल ने स्पेशली, क्योंकि काफी मिथ है ये कि जो कंट्रीब्यूटर है वो कंट्रीब्यूटर है गूगल समर ऑफ कोड में, वो एक इंटर्न नहीं है गूगल में। सो ये एक मिथ है। सो या सो अब आपको इतने जीसॉक के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली, तो उसका सोर्स क्या था, मतलब जीसॉक के बारे में कैसे पता चला? सो मैंने बताया जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने कॉलेज के ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे, तो एक ग्रुप का मैं कोर मेंबर बन चुका था सेकंड ईयर तक। तो सेकंड ईयर जब स्टार्ट होता है तो मेरा जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है जो एमएल का था, वो कंप्लीट होने के बाद हमको सीनियर्स ने गाइडेंस देना स्टार्ट कर दी, मतलब सिर्फ उस ग्रुप के नहीं, बाकी सीनियर्स भी जो हमारे कॉलेज के थे। और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि एक अगर कॉलेज में कम्युनिटीज काफी अच्छी है, जो सीनियर्स जिन्होंने पहले का क्रैक करके रखा हुआ है, अगर वो हमको एक विनिंग पाथ बताए कि हमारा कैसे हुआ था, तो हम उससे काफी मतलब ले सकते हैं कि ओके ये इनका सिलेक्ट ऐसे हुआ था, हम भी उसमें थोड़े चेंजेस करके वही पाथ रख के हमारा भी होने के अच्छे चांसेस रहते हैं। तो सीनियर्स ने ही गाइड किया कि गूगल समर ऑफ कोड क्या है, ये बेसिक जो मैं अभी बता रहा हूँ हमको सीनियर्स ने बताए थे। सो या उसके बाद हमको उन्होंने एक चीज बोली थी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है गूगल समर ऑफ कोड में, क्योंकि काफी रहती है, तो हमको कैसे पता कि हमने कौन सी करनी है, तो सभी एक एक खोल के चेक करो कि कौन सी हमारे लिए है कि नहीं, हमारे डोमेन के साथ लाइक करती है कि नहीं करती है। एक एक खोलो ऑर्गेनाइजेशंस का, उनका पेज रहता है, उसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूरे डिटेल में लिखा रहता है, तो उसको खोल के एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ो। उसके बाद देखो कि तुम्हारे साथ कैसा रहता है। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी, उस एक्सेल शीट में सभी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे डोमेन के साथ अलाइन करती है, जो मुझे लगता है कि इसमें मैं कर सकता हूँ, मैंने वो सभी ऑर्गेनाइजेशन का उसमें नाम लिख दिया था। तो जब मैंने शॉर्टलिस्ट की थी तो 27 ऑर्गेनाइजेशन तक की मैंने की थी। तो उसके बाद एक एक करके मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन के जब प्रोजेक्ट्स रिलीज हो गए, तो मैं एक एक करके सभी में गया, सब में खोला कि ओके अब ऑर्गेनाइजेशन तो शॉर्टलिस्ट हो गया, अब उनमें प्रोजेक्ट्स भी मुझे चूज करना है। अब प्रोजेक्ट्स भी मैं देखते हैं कि चलो ये वाला प्रोजेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये वाला इस ऑर्गेनाइजेशन का, फिर ऐसे ही करते 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 लास्ट में मैंने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रपोजल डाला बीगल बोर्ड में, एंड उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। मुझे उस समय तक लग गया था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि जो मेंटेनर थे उनसे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। और या सो इतना ही। जैसा कि आर्यन ने बताया कि एक विनिंग पाथ चाहिए रहता है, मतलब विनिंग पाथ इज अ पाथ जो आप फॉलो करते हो विनर को देखकर। तो हमारे केस में विनर आर्यन है, तो मैं आपको आर्यन का लिंक्डइन आईडी, जो कुछ भी इंस्टाग्राम आईडी, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको जब भी कुछ गाइडेंस चाहिए, आप अगर टीयर 3 कॉलेज से हो, टीयर 2 कॉलेज से हो, तो कैसा रहता है कि हर कॉलेज में ऐसे लोग नहीं रहते कि जिन्होंने जीसॉक क्रैक किया है, तो हर एक के पास ऐसा मेंटर नहीं रहेगा। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक्डइन आईडी ऑफ आर्यन, सो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम एनी टाइम। सो अभी जीसॉक में कैसा है कि जीसॉक में हम लोग जब जाते हैं तब ओपन सोर्स का भी नॉलेज चाहिए। तो ओपन सोर्स क्या है, तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हो? श्योर। सो ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो डैट इट इज एन ओपन कोड बेस। हम में से कोई भी उस कोड बेस में जाके कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस उनके कोड को मॉडिफाई कर सकता है, और लास्ट में वो मर्ज होगा कोड। बट मर्ज होने से पहले जो उस कोड बेस है, उनके मेंटेनर्स रहते हैं जो मतलब मेंटेन करते हैं, वो पहले चेक करेंगे कि कोड सही भी है कि नहीं, कोई इशू रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो जैसे लिनक्स की अगर हम एग्जांपल है, सबसे पहला और सबसे बड़ा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वही है। तो हम एक्चुअली लिनक्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो सो ओपन सोर्स इज लाइक मतलब ओपन कोड बेस है, हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कोड बाद में मर्ज होगा जो उनकी असली रिपोजिटरी है उसके साथ। इसके लिए तुम्हें गिटहब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि काफी रिपोजिटरीज आजकल जो उनका कोड बेस है वो गिटहब में रहता है। गिटलैब भी है, बट गिटलैब में इतनी प्रोजेक्ट्स नहीं रहते, मेनली गिटहब में ही रहते हैं। सो
तो गिटहब सीखने के लिए एनी रिसोर्सेज यू वुड लाइक टू सजेस्ट? सो गिटहब के लिए आई वुड सजेस्ट यू, एक कुणाल कुशवाहा की यूट्यूब पर वीडियो है, तुम वो देख सकते हो। एक फ्री कोड कैंप की वीडियो है, तुम वो देख सकते हो। बाकी एक बार वीडियो तो देख ली तुमने, उसके बाद प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस वीडियो के साथ कोड अलोंग वैसा उस टाइप का कुछ मतलब कमांड्स रन कर लिए, तो तब तक नहीं होगा। तुम्हें कोई एक प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से करना है जो जिस पर सिर्फ कमांड लाइन से तुम गिटहब का सब करो। सो गिट इज लाइक ए वर्जन कंट्रोल, तुम्हारी हिस्ट्री सारी सेव होगी। और गिटहब इज जस्ट एन वेब इंटरफेस जिसमें गिट का तुम कोड स्टोर कर सकते हो एक ऑनलाइन जगह पर। सो या गिटहब इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए तुम वीडियोस देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। सो जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट ईयर में आने के बाद थोड़ा, आपने सेकेंड ईयर में आने के बाद थोड़ा एमएल भी ट्राई किया, तो एमएल के रिसोर्सेज यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू आवर सब्सक्राइबर्स? सो एमएल के लिए देखो, सबसे पहले एमएल के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ओके मैथ्स इसमें यूज होने वाली है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा होना चाहिए पहले का। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, अपने प्रोबेबिलिटी, ये सब अच्छे से कवर करो। मतलब कॉलेज 12th लेवल का अगर तुम्हें आता है, और कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में भी मैथ्स में ये सब सिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, अपना स्टैटिस्टिक्स, ये सब अच्छे से करो जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और खुद से भी थोड़ा एक्सप्लोर करो। लीनियर अलजेब्रा के लिए एक 3B1B का एक उनकी पूरी 16 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वो देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स के लिए भी स्टैटिस्टिक के एक विजुअलाइजेशन चैनल है, उसका नाम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड जब तुम्हारे मैथ्स के बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद तुम अब डाइव कर सकते हो मशीन लर्निंग सीखने में। अब मशीन लर्निंग में भी देयर आर डिफरेंट पार्ट, एक स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग, एक होता है हमारा डीप लर्निंग का पोर्शन, उसको सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, फेडरेटेड लर्निंग। सो मोस्टली आजकल जो चल रहा है एलएलएम्स का, वो सब डीप लर्निंग के ऊपर ही चल रहा है कि हम ट्रेन करेंगे डेटा सेट को और न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से। तो डीप लर्निंग सीखने के लिए कोर्सेरा पर एक बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है बाय एंड्रयू एनजी। उस स्पेशलाइजेशन के अंदर 5 कोर्सेज है जो तुम्हें पूरा 0 से लेके 100 तक पूरा सिखा देंगे डीप लर्निंग को। उस पर वो 5 कोर्सेज तुम कर सकते हो, और हर कोर्स के बाद तुम्हें खुद से एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। मिनी प्रोजेक्ट का आइडिया तुम ऑनलाइन कहीं से ढूंढ सकते हो, जो अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया आ रहा है तुम वो खुद से कर सकते हो। मिनी प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक तुम हैंड्स ऑन नहीं करोगे, कोर्सेरा में भी असाइनमेंट्स है, बट दोज असाइनमेंट्स उसमें बस दिया रहता है कि कमेंट दिया रहता है एंड वी जस्ट हैव टू राइट द कोड। बट एक बार अगर तुम पूरा स्क्रैच से एक मिनी प्रोजेक्ट खुद से करोगे, दैट विल बी मच बेटर। तो जब तुम्हारा मिनी प्रोजेक्ट्स हो गया, वो कोर्सेज हो गए, देन जस्ट स्टार्ट ओपन दी टेंसरफ्लो का गिटहब खोलो, उनकी रिपोजिटरी खोलिए, पाईटॉर्च की खोलो, जितने भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस है एमएल के डोमेन की, उनकी खोलो, उनके कंट्रीब्यूट करो उनके कोड बेस पर, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। सो या अब तो हो गए ये सब बेसिक क्वेश्चंस जीसॉक के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी कि हाउ टू क्रैक जीसॉक। ओके, जीसॉक कैसे क्रैक करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम पहले से कुछ सीख रहे हो, तुम्हें एक डोमेन आता है, इधर वेब डेवलपमेंट और एमएल और सम अदर डोमेन, तो तुम वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो, तो गिटहब आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले गिटहब और एक डोमेन आता है, तो तुम वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अपने जीसॉक के मेन पेज पर जाओ, वहां पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने किया था। एक एक ऑर्गेनाइजेशन खोलो और देखो अगर ये तुम्हारे डोमेन के साथ, अगर वेब डेवलपमेंट का उसके साथ अलाइन कर रही है क्या, अलाइन कर रही है तो उस एक्सेल शीट में डालते जाओ। उस पूरी 195 ऑर्गेनाइजेशन लास्ट टाइम थी, तो सभी एक एक ऑर्गेनाइजेशन खोल के तुम्हें देखनी है। जब तुम वो शॉर्टलिस्ट कर लोगे, उसके बाद तुम्हें अब हर ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट्स देखने एक एक करके कि कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है। अब जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। देखो मेंटेनर का कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मेंटेनर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि फायदा नहीं है वो करके, क्योंकि मेंटेनर इतना एक्टिव नहीं है। तुम जितना मर्जी कर लो, लास्ट में वो पे ऑफ नहीं करेगा। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढो जो तुमने शॉर्टलिस्ट किया उनमें से, जिसमें सबसे ज्यादा मेंटेनर भी एक्टिव है। तुम जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसको, इनिशियली काफी क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हें भी, जो तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनको, उसका अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है। तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब अभी तक तुम 2 या 3 पीआर मर्ज कर चुके हो। लास्ट में हम जीसॉक में 3 प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, मतलब तुम्हें टोटल में से सिर्फ 3 प्रोजेक्ट में अपना प्रपोजल डालना है, और तुम टारगेट करो कि तीनों में 3 के 3 ही प्रपोजल डालो। मैंने एक इसलिए किया था क्योंकि मुझे उस समय तक श्योर हो गया था कि ओके ये इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सब आ रहा है। बट अगर तुम्हें श्योर नहीं हुआ तो 3 प्रपोजल डालो, क्योंकि काफी बार ऐसे लक बेस्ड भी होता है। और एक और चीज देखो कि जो तुम प्रोजेक्ट टारगेट कर रहे हो उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल
तुम्हारे साथ compete कर रहे हैं, हो सकता है एक प्रोजेक्ट है जिसमें 20 लोग compete कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तो और दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ तुम और 2-3 और लोग हैं, तो ऑब्वियसली उस वाले प्रोजेक्ट में जिसमें 2-3 और लोग हैं वो ज्यादा चांसेस रहेंगे तुम्हारे सिलेक्ट होने के। और एक और चीज देखो, जो 2-3 लोग हैं उनमें से कोई पीएचडी वाला तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई पीएचडी वाला है तो उसी को लेंगे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें एक और पॉइंट आएगा कि काफी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, उनके ओपन फोरम्स रहते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का तो हमको पता लग जाएगा कि एक प्रोजेक्ट में कितने लोग टारगेट कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन करती है, तो हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे बीच और हमारे मेंटेनर के बीच क्या चल रहा है, हमको नहीं पता कि कितने और लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उस केस में काफी डिफिकल्ट रहता है, होता है क्रैक, उस केस में भी काफी हमारे कॉलेज से क्रैक किए थे। बट हाँ, तुम प्रेफर करो कि जो ओपन है, जिसमें तुम देख पा रहे हो, जो तुम्हें एक्साइट कर रहा है, तुम वो वाला प्रोजेक्ट टारगेट करो। ये ऐसे प्रोजेक्ट भी चलेगा ईमेल वाला, मतलब काफी लोग करते हैं। सो या जब तुमने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद प्रपोजल तुम्हारा मतलब टॉप नॉच होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रीब्यूशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो पहले तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूशंस अपनी बहुत अच्छी करनी है, तुम्हें 5 बहुत अच्छी क्वालिटी की, अच्छा कोड जिसमें हो, वो पीआरस अपनी मर्ज करानी है, मतलब अपने पहले वाले जो प्रपोजल के पहले का पीरियड होता है उसमें। और जब प्रपोजल का पीरियड आएगा, तुम्हें अपना प्रपोजल पूरा अच्छे से बनाना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस पर, तो तुम्हें पहले देख के रखना है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस इंपॉर्टेंट है कि प्रपोजल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रपोजल इंपॉर्टेंट है तो प्रपोजल बनाने के लिए रिसर्च इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में तुम सीधा रिसर्च पर ज्यादा अलाइन हो जाओगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस पर इतना अलाइन नहीं रहोगे। पर अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस इंपॉर्टेंट है तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस पर मेन फोकस रखो, प्रपोजल लास्ट में 1 वीक में हो जाएगा। So yeah. Okay, so now we'll be moving towards Aryan's journey of cracking internship at Google. So first question will be, what are the types of questions asked in Google and what are their favorite topics? Okay. Okay, so basically in order to crack Google you have to cover all the data structures, but especially for OA अगर तुमने ट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ्स के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किया तो काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि हमको भी क्वेश्चन जो आए थे वो इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर आए थे फॉर ओए। बट इन टेक्निकल इंटरव्यूज अगर तुम सारे टॉपिक्स, सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक जो टॉपिक रहते हैं कैसे इंप्लीमेंट करें, एक बेसिक क्वेश्चन सभी के ऊपर कर दिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यूज में सभी से मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से पूछे, किसी को सब एरेज, किसी को हैश मैप, किसी को ग्राफ। सो या ओके, सो ये तो हुआ डीएसए के बारे में। और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग वेब डेवलपमेंट के पीछे पड़े, कोई वेब डेव करता है, कोई ऐप डेव, और वेब डेव में स्पेसिफिकली मन स्टैक कर रहे हैं लोग। तो व्हाट्स योर व्यू कि ये नेसेसरी भी है या नहीं, और तूने किया था या नहीं? नहीं, मर्न स्टैक वेब डेव मैंने तो नहीं किया, अभी सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब आउट ऑफ मतलब क्यूरोसिटी के मतलब क्या है इसमें। तो मैंने एमएल का डोमेन किया था, उसी में मैंने कंटिन्यू किया, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। मतलब डोंट थिंक कि बाकी सबने किया तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम वो करो जो तुम्हें मतलब एक्साइट करता है, जो तुम्हें इंटरेस्ट मतलब जिसमें तुम्हें आए। सो मैंने एमएल किया था, उसी से मेरा हुआ। या सो वेब डेव इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो सिमिलरली और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि सबको लगता है कि हर एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए सीपी मैंडेटरी है। तो व्हाट्स योर टेक, क्या आपने सीपी किया था एंड इज इट रियली नेसेसरी? ओके, सो मैंने सीपी किया था जब मैंने फर्स्ट में ज्वाइन किया था, तो आई डिड सीपी। मैं अभी सीपी क्लब का पार्ट भी हूँ। सो डेफिनेटली अगर तुम सीपी करोगे तुम्हें ओए, स्पेशली ओए राउंड में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड होगी। बट जो टेक्निकल इंटरव्यूज के राउंड है वो मोर डीएसए पर अलाइंड रहते हैं। तो अगर सिर्फ तुम डीएसए पर ही मतलब फोकस करोगे और तुम्हें लगता है कि तुम जो लीड कोड के कॉन्टेस्ट हो रहे हो उसमें तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक तुम ओए पर इतना सीपी पर इतना फोकस करना भी चाहिए। तो उसकी जगह प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, तुम अपना जो डोमेन है उसके बारे में और चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो या अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करो, अपना जो डोमेन है उस पर ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है और तुम्हें अगर सीपी मतलब एक्साइट करती है, तुम्हें बहुत मज़ा आता है सीपी करने में, तो सीपी भी करो डेफिनेटली। उससे तुम्हें हेल्प होगी, तुम्हारे एल्गोरिथमिक स्किल्स अच्छे होंगे। और अगर सीपी में तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होंगे, वो एट द एंड तुम्हें हेल्प ही करेगा, क्योंकि हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट लास्ट में एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा होता है। एग्जैक्टली। सो आर्यन, वी आर रियली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट कि तूने इंजीनियरिंग में दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज की है, कि जीसॉक भी क्लियर किया है और गूगल में इंटर्नशिप भी क्रैक किया है। सो व्हाट सच क्वालिटीज ऑफ यू लाइक मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स? ओके, सो या मतलब जीसॉक किया है, गूगल में इंटर्नशिप भी लग गया।
मुझे लगता है आई एम कंसिस्टेंट, मतलब ऐसा कभी नहीं आता कि मेरे पे अचानक से कुछ बहुत बड़ा बोझ आ गया। मतलब पहले से ही, मतलब डीएसए की बात करें तो मैं पहले से ही कर रहा था, तो थोड़ा थोड़े क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, मतलब हो सकता है वीक में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन, पर मैं करता था। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेरा 1 महीना बिना कुछ किए चला गया। और प्रोजेक्ट्स पर बाकी सब टेक्नोलॉजी सीखने में वो मेरा कंटिन्यू रहता है, तो ऐसा नहीं होता कि मैं 1 महीना पूरा ही मतलब कुछ करूँ ही नहीं फिर अचानक से स्टार्ट कर दूँ। तो आई एम कंसिस्टेंट, आई थिंक। So Aryan, we are almost done with all of the important questions. So any last piece of advice you would like to give to our subscribers who are in the struggling phase? ओके, सो फॉर प्लेसमेंट अगर हम सिर्फ उसके लिए देखें तो सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखो, डीएसए अपना स्टार्ट कर दो। जितनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी डीएसए में, उतना अच्छा तुम्हें प्लेसमेंट के टाइम हेल्प होगा। क्योंकि किसी भी रोल के लिए तुम जाओ तो डीएसए तो वो पूछने ही वाले हैं। उसके बाद जब डीएसए तुम्हारा हो गया, जितना टाइम बचता है उतने में तुम अपने कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। ऊप्स, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिस्टम डिजाइन, ये सब तुम सीखो। ये बाद में भी जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी उसके बाद भी काफी हेल्प होगा। और अगर जीसॉक तुम टारगेट कर रहे हो तो जीसॉक के लिए सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बनना है। तुम्हें पता होना चाहिए ओपन सोर्स में जब कंट्रीब्यूट करना है तो एक कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें एक लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है पूरी। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट करो। कॉन्ट्रीब्यूशन रोको मत। हो सकता है जीसॉक में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुई हो, पर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस मत रोको जिसमें तुम कर रहे हो। जीसॉक के बाद और भी काफी अपॉर्चुनिटीज आएगी। कोई नहीं भी आए, कोई ओपन सोर्स प्रोग्राम नहीं भी हुआ, तुम्हें अपने जब तुम किसी भी टेक्निकल इंटरव्यूज दोगे उसमें हेल्प ही होगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स पर आएंगे वो देखेंगे तुमने बहुत सारी ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस की है, तो काफी अच्छा वो हाईलाइट रहता है रिज्यूमे का। सो या Thank you so much, Aryan. It was really nice talking to you. So yeah, thank you so much.